तो हम अब आगे की इस पोएम को डील करते हैं। यहाँ जॉन डन कहता है इफ आवर लव्स फेंट, यदि कहता है यदि आवर लव्स, हमारा प्रेम। यहाँ देखिए यहाँ भी उसने लव्स को प्लूरल में रखा है। इसका कारण ये है क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका है, उनका प्रेम जो है ना वो मर्ज नहीं हुआ है, मिला नहीं है, एकीकार नहीं हुआ है। इफ आवर लव्स फेंट, यदि हमारा प्रेम फेंट हो जाता है, फेंट का मतलब यहाँ पर है वीकन, यानी कमजोर पड़ जाता है। प्रेम कमजोर पड़ने का मतलब ये है कि प्रेम की जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, वो स्टेबल नहीं कर पाती, वो रुक नहीं पाती, ठहर नहीं पाती। तो फिर क्या होगा, एंड बेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन। यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल फैक्टर फिर काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं ईस्ट से सनराइज होता है लेकिन वेस्ट में सनसेट होता है। तो बेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन, बेस्ट को इंग्लिश के अंदर सिंबल माना जाता है। मैंने पोइट्री पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि इंग्लिश में सिंबल बहुत काम करते हैं। बेस्ट को सिंबल माना जाता है सॉरो और सैडनेस का, यानी दुख और उदासी का। प्रेम का चरमोत्कर्ष हम जवानी को कह सकते हैं। और जो भक्ति होती है, भक्ति के अंदर जब हम ईश्वर से एकाकार होने लगते हैं, वो युवावस्था वाली स्थिति होती है। तो यदि हमारा प्रेम कमजोर नहीं पड़ता है एंड और या पड़ जाता है तो एंड बेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन, और बेस्ट वर्ल्डली यानी कि बेस्ट वर्ल्डली यहाँ पर मैसेज दे रहा है यूथ, जवानी के डिक्लाइन होने को। डिक्लाइन का मतलब है रिड्यूस हो जाना, अगर अपन इंग्लिश में बोले तो, यानी कि कम हो जाना, समाप्त हो जाना। यदि हमारे प्रेम की जो चमक है वो जैसे सन जब सेट होता है वेस्ट के अंदर, पश्चिम के अंदर, तो उसकी चमक, उसका जो तेज पुंज होता है वो समाप्त हो जाता है। यदि इस तरीके का हमारे प्रेम में भी आ जाता है तो यानी यदि हमारे प्रेम की पवित्रता बनी नहीं रह पाती तो उस स्थिति में क्या होगा, टू मी, मेरे लिए, दाव ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है यू, तो मेरे लिए तू, फाल्सली दाइन, फाल्सली मतलब है शोई, दिखावटी हो जाएगी, प्रिटेंशियस हो जाएगी, केवल तू दिखावा करेगी। यानी तेरा प्रेम जो होगा ना मेरे प्रति वो दिखावों से भर जाएगा, शोईनेस आ जाएगी उसके अंदर सब झूठा होगा, सीक्रेट तू फिर रखने लगेगी, इस तरीके का प्रेम हो जाएगा। एंड आई, तो मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं अनचेंजेबल रहूंगा, मैं भी बदल जाऊंगा। यानी जॉन डन कह रहा है अपनी प्रेमिका से यदि हमारे प्रेम में सैंक्टिटी रहती है, पवित्रता रहती है, तो तेरा व्यवहार मेरे प्रति झूठा हो जाएगा, तेरा व्यवहार चेंज हो जाएगा, तेरा रूप चेंज हो जाएगा, अपीयरेंस चेंज हो जाएंगे। एंड आई, और मैं, टू दी, तेरे प्रति, माइन एक्शंस, मेरे जो कार्य हैं, जैसे कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, इस तरीके की अवस्था समाप्त हो जाएगी यहाँ पर माइन एक्शन और मेरा प्रेम जो है, मेरे जो दिखावे जो हैं, शैल डिस्गाइज, वो परिवर्तित हो जाएंगे। डिस्गाइज का मतलब है परिवर्तित हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। डिस्गाइज मतलब भी यहाँ पर है दिखावा, झूठा, शोईनेस। यहाँ पर इन 3 लाइनों को एक बार दोबारा समझते हैं। पर जॉन डन कह रहा है यदि हमारा प्रेम कमजोर पड़ जाता है और उसका पतन हो जाता है तो तेरा व्यवहार मेरे प्रति बदल जाएगा और मेरे कार्य तेरे प्रति बदल जाएंगे, अर्थात हम दोनों आडंबरी और झूठा दिखावा करेंगे। आगे चलते हैं इस पोएम को समझने के लिए। द मॉर्निंग शेडो, जैसा मैंने आपको पोएट्री की स्टार्टिंग में बताया था, 3 प्रकार की शेडोज इसने जॉन डन ने इस पोएम के अंदर ली है। एक तो मॉर्निंग शेडोज, एक नून शेडोज और एक इवनिंग शेडोज। और इन तीनों शेडोज को पैरेलल रखते हुए, समानांतर रखते हुए प्रेम की 3 अवस्थाएं बताई है। इनिशियल स्टेज जो कि मॉर्निंग शेडोज से कंपेयर की है, और जो सैटाइटी स्थिति होती है यानी संतृप्त स्थिति होती है जिसमें हम प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं जो फिजिकल लव होता है उसमें सैटाइटी आती है, उसमें परिपूर्णता आती है, लेकिन आध्यात्मिक लव में कभी भी सैटाइटी नहीं आती। उसमें वो हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो वो मोक्ष की स्थिति होती है जब व्यक्ति मोक्ष को यानी ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा फिजिकल लव में होता नहीं है। फिजिकल लव एक अधूरे अवस्था में समाप्त हो जाता है। द मॉर्निंग शेडोज, तीसरी शेडोज का मैं बताना भूल गया, इवनिंग शेडोज होती है जो कि प्रेम की कंफ्यूजन वाली स्थिति को बताती है। फिजिकल लव में कंफ्यूजन हमेशा पैदा होता है, लेकिन अध्यात्म में ईश्वर के प्रति जो प्रेम हम प्रदर्शित करते हैं उसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होता। द मॉर्निंग शेडोज, जो मॉर्निंग शेडोज थी, बेयर अवे, जॉन डन कह रहा है कि हमारे प्रेम जो प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था तो हमारी परछाइयाँ धीरे धीरे घट रही थी, क्योंकि सुबह के समय परछाइयाँ पहले बड़ी बनती है, फिर ग्रेजुअली शॉर्टर एंड शॉर्टर होती जाती है, वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तो वो छोटी होती जा रही थी, तो वो छोटी हो गई थी, उस अवस्था में छोटी हुई थी। ये छोटी होती हुई परछाइयाँ हमारे प्रेम की घनिष्ठता को बता रही थी, मजबूतता को बता रही थी वो। बट लेकिन दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन अब यहाँ पर कंपैरेटिवली 2 तरह का कंपैरिजन दे रहा है वो, कि मॉर्निंग में तो हमारी परछाइयाँ जो हैं धीरे धीरे छोटी हो रही थी, अर्थात हमारा प्रेम एकाकार हो रहा था जो कि दोपहर में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। लेकिन
अब दोपहर के बाद की जो परछाइयाँ होती है ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण, भौगोलिक कारकों के कारण, तो वो परछाइयाँ बड़ी होती जा रही हैं और वो दिन भर बढ़ रही हैं। दोबारा देखें इस लाइन को, बट लेकिन दीज ग्रो, दीज मतलब है दोपहर बाद की परछाइयाँ यानी इवनिंग शेडोज, ग्रो बढ़ती हैं, लॉन्गर बड़ी होती जाती हैं, कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, लगातार बड़ी होती जाती हैं, ऑल द डे, ऑल द डे का मतलब है दिन भर, थ्रू आउट द डे, बट लेकिन ओ अरे संबोधन, बड़े आश्चर्य के साथ जॉर्डन कह रहा है कि देखा ये अंतर किस तरीके का है। इसीलिए जॉर्डन कहता है लव्स डे, डे का मतलब यहाँ पर दिन से नहीं है, अर्थात लाइफ स्पन, जीवन काल या ड्यूरेशन कह सकते हैं हम, ड्यूरेशन इसको बोल सकते हैं, ड्यूरेशन। जॉर्डन कहता है इसलिए प्रेम की जो अवधि होती है इज शॉर्ट, बहुत छोटी होती है। यहाँ एक नोटेबल बात यह है कि प्रेम की अवधि कौन सी, वो प्रेम जो फिजिकल लव है उसकी अवधि जो होती है बड़ी शॉर्ट होती है, क्षणिक होती है, अर्थात फिजिकल लव जो होता है वो क्षणभंगुर होता है, लेकिन आत्मिक प्रेम जो स्पिरिचुअल प्रेम होता है वो अनंत होता है, वो इन्फिनाइट होता है। इफ लव डिके, यहाँ पर जॉर्डन कहते हैं यदि हमारा प्रेम डिके कर गया, यहाँ भी आप अच्छे से समझ लें कि नष्ट, वही डिके मतलब है नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। प्रेम वही नष्ट होता है जो स्वार्थ और आध्यात्म, स्वार्थ पर आधारित होता है और फिजिकलिटी पर आधारित होता है, वही नष्ट होता है। आध्यात्मिक प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होता। यहाँ तक जॉर्डन ने इस तरीके से कंपैरिजन दिया है। आखिरी 2 लाइन डील कर रहा हूँ। लव इज ग्रोइंग और फुल कंस्टेंट लाइट। जॉर्डन प्रेम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रेम जो है ना, इज है ग्रोइंग बढ़ता हुआ, और फुल कंस्टेंट, फुल यानी पूर्ण, संपूर्ण, कंस्टेंट निरंतर, लाइट प्रकाश, अर्थात प्रेम एक निरंतर बढ़ता हुआ प्रकाश का पुंज है। जिस प्रकार सूर्य भगवान भास्कर एक प्रकाश का दिव्य पुंज इस पृथ्वी के ऊपर जो कि हमें एक प्रकाश प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से प्रेम सूर्य के समान ही एक दिव्य पुंज है जो पूरे संसार को अलौकिकता से भर देता है, दिव्यता से भर देता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रेम की चमक भी कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर नोटेबल बात यह है वो प्रेम पवित्र होना चाहिए। एंड अब आगे जॉर्डन कहते हैं इसकी आखिरी लाइन में, कविता की आखिरी लाइन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड हिज फर्स्ट मिनट, यानी प्रेम की जो प्रथम अवस्था होती है वो अत्यधिक पवित्र होती है। आफ्टरनून पे जाकर के वो क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है, इज नाइट। लेकिन यदि इसका पतन हो जाए, यदि प्रेम सैंक्टिटी को नहीं रख पाए, पवित्रता को नहीं रख पाए, तो उसकी अगली अवस्था नाइट होती है। और नाइट का आप समझ सकते हैं, नाइट का मतलब अंधेरा होता है, रात्रि होता है। नाइट का मतलब यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक वे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये आता है कि अगर प्रेम अपवित्र होता है तो नाइट यानी अंधकार, यानी उसका अंत अंधकार में होता है, उसमें कुछ नहीं बचता। वो प्रेम एक अपने बिना तार्किक बिंदु पर पहुंचे हुए समाप्त हो जाता है, वो लॉजिकल पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता। तो जॉर्डन कुल मिलाकर के अगर मैं इसको समअप करूँ पूरी पोएम को, तो आप ये समझ सकते हैं, इसको सार रूप में देखें तो कि प्रेम पवित्र हो, जॉर्डन के प्रेमिका को पवित्र प्रेम के लिए कह रहे हैं। ये पोएम जब स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि प्रेमी प्रेमिका फिजिकल लव के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सत्य भी है, वो बात तो फिजिकल लव के बारे में कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जॉर्डन मेटाफिजिकल पॉइंट है, ये पोएम एक क्विक शिफ्ट लेती है और सीधी सी चले जाती है आध्यात्मिक प्रेम की तरफ, यानी कि ब्लिस की तरफ, जो गॉड से उत्पन्न होता है, जो भगवान से उत्पन्न होता है, उसकी तरफ चले जाती है। इस प्रकार से पूरी पोएम को मैंने तुम्हें समझाया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग स्टडी करेंगे। इसके जो इसका जो पैराफ्रेज है वो तैयार है, वो आपको मिल जाएगा, और उस पैराफ्रेज को भी स्टडी करें, पूरी पोएम को एक बार पढ़ें अच्छे से, पैराफ्रेज को स्टडी करें, क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं उनको भी स्टडी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।